जी, तो डेटाबेस सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम 2 सेशंस के अंदर डेटाबेस का एनवायरनमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट वे से हम उसको डिस्कस कर चुके हैं और इसका कंपैरिजन कर चुके हैं ऑलरेडी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ। तो डेटाबेस को अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक हम थ्योरेटिकल एनवायरनमेंट को देख के आए हैं कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। 3 लेवल्स के अंदर हमने डेटाबेस एनवायरनमेंट को डिवाइड किया है। तो अब हम ऑनवर्ड मोस्टली जो चीज़ें परफॉर्म करेंगे दोज आर लाइकली प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हम अब जा रहे हैं। तो ये माइक जरा म्यूट कर लें, आपका शोर आ रहा है दरमियान में, जो बच्चे माइक ऑन किया हुआ है। मोहम्मद कामरान, ये कौन है आपका माइक कंटिन्यूसली आवाज आ रही? जी, तो अब हमारा ऑनवर्ड जो काम है, हम प्रैक्टिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटाबेस सिस्टम। तो सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने डेटाबेस एनवायरनमेंट को व्यू किया था। हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर को पढ़ा था, डेटा इंडिपेंडेंस को पढ़ा था, मैपिंग का टॉपिक पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक नेक्स्ट बॉटम में बिल्कुल सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू डिज़ाइन द डेटाबेस सिस्टम लॉजिकली। डेटाबेस सिस्टम को हम लॉजिकल वे में डिज़ाइन करते हैं। ये एक आपके पास स्क्रीन अब आ गई है, आप इसको व्यू कर रहे हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो first of all, when we are going to design database system, we need to logically design the system. अब लॉजिकल सिस्टम, लॉजिकल हमारे पास वर्ड जो यूज हम करते हैं, लॉजिकल इन अ सेंस दैट देयर इज नो एक्चुअल सिस्टम बट वी कैन व्यू द सिस्टम लॉजिकली बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं या कोई भी हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, we need to perform some basic activities। इस सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, एक SDLC मॉडल हमने पढ़ा था कि हम कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, किस सीक्वेंस में, किस वे में हम परफॉर्म करेंगे, या इसके अलावा हमने स्टेज बेस्ड अप्रोच को डिस्कस किया था। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है, वेदर दैट इज़ एन एप्लीकेशन और डेटाबेस एनवायरनमेंट, तो हमें एक जो चीज़ क्लियर है कि हमें बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ती हैं। फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है? those steps, those activities which are normally adopted by the developers to perform software development procedure। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेटली फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कम्युनिकेशन का फेज़ है, फर्स्ट प्लानिंग का फेज़ है, मॉडलिंग का फेज़ है, कंस्ट्रक्शन का फेज़ है एंड डिप्लॉयमेंट। तो दीज आर 5 फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब लॉजिकली हम डेटाबेस को कब डिज़ाइन कर सकते हैं? जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिक्वायरमेंट्स हमने किसी भी कस्टमर से लेनी है बाय यूजिंग एलिसिटेशन एक्टिविटी। एक हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी टॉपिक पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर से कोई भी हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे यूजर्स, ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, डेटा आपस में कैसे कनेक्ट होगा। तो अब हम क्योंकि डेटाबेस को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हमने डेटाबेस किसी भी सिस्टम की बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होगी कि हम सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे एंटिटीज़ को। अब लॉजिकल यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल मॉडलिंग। हमने फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ का जो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे ये नाम था हमारे पास
लॉजिकल मॉडलिंग। तो लॉजिकल मॉडलिंग अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने माइंड को तो आपको याद होगा कि वी ड्रॉ द सिस्टम in a logical format, like before actually working on the system we draw whole the system by using different type of diagrams, different type of images, different type of estimations। तो बहुत सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं लॉजिकल मॉडलिंग के अंदर। हम डेटाबेस को फिजिकली डिजाइन करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, लाइक DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एक्चुअल में हम तमाम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, टूल के अंदर। लेकिन एक्चुअल में काम करने से पहले हम डेटाबेस को या किसी भी सॉफ्टवेयर को पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, कि हम डेटाबेस को या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेंगे, रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे whether we are capable to perform or not। ये सारी चीज़ें हमारे ऑलरेडी माइंड में हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, उसके एनवायरनमेंट में जाके उसको इंटरव्यू करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन वे में हम उसके सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम फिर प्लान करते हैं कि क्या हम इस काबिल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ द आंसर इज़ yes we can perform that desired project, desired activity, then हमारा next step होता है लॉजिकल मॉडलिंग का। ये जो हमारे सामने चीज़ आ रही है कि हम सिस्टम को लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं। अब लॉजिकली डिज़ाइन क्या होता है, हमारी अगेन इंटरनल एक प्लानिंग होती है, हमारा वे ऑफ वर्किंग होता है। हम सिस्टम को लॉजिकली इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर वर्क के ऊपर हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं, ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, सो दैट हम बेसिक एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आनी है वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम एस्टिमेशंस लगा सकते हैं कि किस एक्टिविटी के लिए कितना हमें रिसोर्स रिक्वायर्ड है, हमें कितना लेबर टाइम एंड कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो वी कैन एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन बिफोर एक्चुअली जंपिंग ऑन द फिजिकल डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम। तो डेटाबेस हमने अब डिज़ाइन करनी है। ये मैं आपको अब प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ कि हमने कैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करनी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक दिया जाएगा, एक आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा कि आपने फ्लां सिस्टम से रिलेटेड डेटाबेस बनानी है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए उस डेटाबेस सिस्टम के अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो सपोज मैं आपको एक सिस्टम यहाँ पे एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक बैंक के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करें, बैंक के डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, बैंक की डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें शामिल हों, तो बैंक के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज होंगी ये आप मुझे बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी स्टूडेंट्स, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होगा? जी स्टूडेंट्स, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी? एनीवन? सर मैनेजर होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा कैशियर होगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और सर वो यूजर होगा जो यूज। ठीक है। और कोई स्टूडेंट? सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी होंगे, उसका बैंक ऑफ फर्नीचर वगैरह ये वाला। ठीक है। तो बैंक के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज जो बैंकिंग का मकसद है एक्चुअल में, तो हमने उसको भी इन्वॉल्व करना है ना। तो बैंक के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं हमने उसकी तरफ भी आना है। तो एक और कोई स्टूडेंट इसमें ऐड करें, आपके माइंड में क्या आ रहा है? अकाउंट्स भी होगा, बिल्कुल डेफिनेटली अकाउंट्स भी होगा। और कुछ? तो ये मैं अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आपने एक्चुअल में सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है।
सिस्टम जब आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं अब आपको, क्योंकि बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं आपको खुद थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कौन सी पॉसिबल एंटिटीज हो सकती हैं। तो जैसे आपने अभी बताया है कि आपका मैनेजर, वेरी मेजर एक्टिविटी, मैनेजर किसी भी ब्रांच का पार्ट होता है। मैनेजर हो सकता है, कैशियर हो सकता है, हमारे पास कस्टमर इन्वॉल्व हैं। देन हम बैंकिंग सिस्टम की तरफ आते हैं कि हमारे बैंक के अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं। बैंक एक तो हम कहते हैं कि आपकी फ़ी कलेक्ट कर रहा है, बैंक आपका लोन दे रहा है, बैंक इंश्योरेंस कर रहा है, बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, बैंक के अंदर डिफरेंट स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स हैं। तो दोज आर बेसिकली द एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन्स जो बैंक के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो प्रोसीजर है कि हम पहला काम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट एंटिटीज। एक सिस्टम जिसकी आपको डेटाबेस बनाने के लिए कहा गया है, आप उस सिस्टम की तमाम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करोगे विद देयर एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। एक एंटिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर करवानी है, लाइक उसका नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, या जैसे मैं कोई आपको कहता हूँ कि ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नेम, ट्रांजैक्शन पर्पस, ट्रांजैक्शन किस कस्टमर के लिए हुआ है, किसने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है। तो दैट इज एट्रीब्यूट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस। देन हम लोन की अगर एक्टिविटी कहते हैं, हम कहते हैं लोन की टाइप क्या है, लोन का नेम क्या है, लोन की अमाउंट क्या है, लोन की ड्यूरेशन डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या होगी, रिप्रेजेंट द एंटिटीज। हम सबसे पहले उन तमाम एंटिटीज को डिस्कस करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर एट्रीब्यूट्स कि कौन कौन सी एंटिटीज हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब हर एंटिटी के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट तलाश करना पड़ेगा दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ यूनिकनेस। हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जब हम एंटिटी को डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो एंटिटी एक रिलेशन की फॉर्म में आ जाएगी। एंटिटी को हम टेबल कहेंगे। लाइक एक एंटिटी, एक कस्टमर से रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करेंगे, तो कस्टमर को हम एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो टेबल के अंदर क्या क्या होगा, तमाम वो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो फील्ड्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिससे रिलेटेड हमने डेटा स्टोर करवाना है। तो हम जब डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे डेटा के अंदर कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिस बेस पे हम डेटा को यूनिक बनाएंगे। तो वो कोई भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। यूनिकनेस के लिए हम प्राइमरी की जो सिलेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी की इज नॉर्मली अ न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू किस लिए होती है? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज जो है दोज आर बेस्ट आइडेंटिफायर। न्यूमेरिक वैल्यूज नॉर्मली रिपीट नहीं होती हैं। लाइक हमारा रोल नंबर है, हमारा CIC नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या कोई भी हमारा आईडी, प्रोडक्ट आईडी हम कह सकते हैं, तो दैट इज ऑलवेज यूनिक। लेकिन नेम्स जो हैं या कोई अदर आप एट्रीब्यूट लें तो दैट मे बी सेम, लाइक नेम किसी का सेम हो सकता है। तो हम एंटिटीज को फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर एट्रीब्यूट्स। देन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। एक एंटिटी का किसी भी दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। लाइक कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, एक कस्टमर जो है वो बिल पे कर रहा है, तो हम कहते हैं अ कस्टमर इज पेइंग अ बिल। अभी मैं ये सामने जस्ट आपको बैंक की एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि बैंक के अंदर आपका ये एक मैं कस्टमर की एंटिटी कहता हूँ, नीचे आपके पास कोई भी यहाँ पे आप कैशियर के पास जा रहे हैं, आप बिल पे कर रहे हैं, तो कस्टमर हैज अ रिलेशन विद द कैशियर। कस्टमर सबमिट्स अ बिल। लाइक हम कहते हैं एक कस्टमर एक बिल को पे कर रहा है, दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप।
लेकिन हो सकता है कि एक कस्टमर के पास बहुत से बिल हों, वो बहुत से बिल एट अ टाइम भी पे कर सकता है, तो हम कह देते हैं अ कस्टमर मे पे मैनी बिल्स एट द सेम टाइम। तो हम कहते हैं वन टू मैनी, एक कस्टमर और बहुत से बिल्स को कस्टमर पे कर रहा है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दो एंटिटीज जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। जो हमारे पास ईआर डायग्राम का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वहाँ पे ये हम चीज़ देखेंगे कि दो एंटिटीज या ज़्यादा एंटिटीज जब आपस में लिंक्ड हैं तो उनका रिलेशनशिप आपस में कैसे बन रहा है। देन द थर्ड थिंग, मर्ज द रिलेशनशिप। मर्ज क्या होता है? दो चीज़ों को आपस में मिला देना। तो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स जब आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ड्यू टू मर्जिंग ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जब हम रिलेशनशिप दो चीज़ों का आपस में बना देते हैं, वो किस लिए होता है रिलेशनशिप? कि वो आपस में मर्ज हो जाएं, मिल जाएं, वो आपस में डेटा शेयर कर सकें। तो ये हमारे पास जो है मर्जिंग और नॉर्मलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक, कि हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनॉमलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो एनॉमलीज को हम कहते हैं एरर्स। तो जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, ये हमने दो को जो स्टेप्स देखे हैं कि रिलेशनशिप्स लगाना डेटा के दरमियान और उनको मर्ज आपस में करना, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स। एरर्स जो हैं दोज आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो एरर्स को रिमूव करना, दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। एक मिनट यार, मैं लगा वसीम दे अब्बू चाहिए है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये हम परफॉर्म करते हैं डेटा को डी नॉर्मलाइज करने के लिए। लाइक हम एरर्स को रिमूव करते हैं। नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन की 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो कोर्स नॉर्मली पढ़ते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डेटाबेस सिस्टम को कंसिडर किया जाता है, दैट इज बेस्ट नॉर्मलाइज। तो अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, हर नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, उस कंडीशन को हम चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट हम कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक डेटाबेस जो है दैट बिकम नॉर्मलाइज। तो फिर डेटाबेस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स हैं कि हमने डेटा को लॉजिकली डिज़ाइन करना है, डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है। अब नीचे इसकी एग्जांपल भी गिवन है, रिप्रेजेंट द एंटिटीज। अब इसने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है दैट इज एम्प्लॉय एंटिटी। एक एम्प्लॉय की एंटिटी है। एम्प्लॉय की अगर आपने डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में इसको शो करना है तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का ये एक रेक्टेंगल शेप में हम एंटिटी को शो करते हैं, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं दोज आर इन द फॉर्म ऑफ ओवल। ये ओवल हमारे पास शेप्स हैं, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट एंड एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी को आप देख सकते हैं दैट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन मींस दिस इज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर अंडरलाइन से शो करवाया जाता है। देन नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप्स को ईआर डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम ईआर डायग्राम की फॉर्म में इस एंटिटी को उन एंटिटीज के साथ रिलेट करेंगे जिसका इसके साथ रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉय का डेफिनेटली प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय का अदर एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय का सप्लायर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसका किसी दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन एन ईआर डायग्राम। देन हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है, मर्ज द रिलेशंस। दो रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देना, मिला देना। तो मिलाने के लिए क्या है कि हम जब दो एंटिटीज को, अब ये देखो एम्प्लॉय 1 की एंटिटी है, ये आपको शो हो रहा है एम्प्लॉय 1, और दूसरा टेबल हमारे पास जो है दैट इज एम्प्लॉय 2। अब एम्प्लॉय 2 के भी कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय 1 के अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन। एम्प्लॉय 2 जो है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय जॉब कोड, एम्प्लॉय DOB। तो ये आपने अब यहाँ पे याद रखना है कि जब हम दो एंटिटीज को आपस में मिलाते हैं तो दोनों एंटिटीज के अंदर कोई भी एक
कॉमन एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट करते हैं जो दोनों टेबल्स के अंदर होगा और वो दोनों की एट्रीब्यूट होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले टेबल के अंदर भी एम्प्लॉय नंबर है, दूसरे टेबल के अंदर भी एम्प्लॉय नंबर है। तो मीन्स हम इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करवा सकते हैं, मर्ज करवा सकते हैं। तो मर्ज कैसे होगा कि दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा जिसकी डेटा टाइप वही होगी जो दूसरे टेबल के अंदर है और दोनों के नेम्स भी सेम होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये टेबल आपस में दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि ये कैसे हो रहा है। एक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आवाज़ चेक करें किसकी आ रही है। मेरा ख्याल है एक अहमद नाम का स्टूडेंट है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्टर्बिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने फाइल ओपन की है, एग्जाम्पल है बेसिकली स्टूडेंट की असाइनमेंट्स है। मैंने समझाने के लिए एक असाइनमेंट खोली है, काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स मेरे पास ये प्रीवियस सब्जेक्ट्स की पड़ी हुई हैं। तो मैं आपके साथ ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने फाइल ओपन की है एक लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन दोबारा से। ये मेरे पास असाइनमेंट्स हैं, नज़र आ रही हैं आपको स्टूडेंट्स? प्रीवियस क्लासेस की ये असाइनमेंट्स हैं, बहुत सी असाइनमेंट्स हैं। तो हमने अभी जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, उससे रिलेटेड मैं आपको ये एक फ़ाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ कि हमने वो जो पीछे टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उसको हम कैसे यहाँ पे देखेंगे। तो ये मैंने एक असाइनमेंट आपके सामने ओपन की है। अब डेटाबेस के अंदर ये मैंने MS एक्सेस का एनवायरनमेंट ओपन किया है। MS एक्सेस के अंदर आप लेफ्ट पे देख सकते हो कि डेटाबेस के अंदर यहाँ पे टेबल्स भी हैं। टेबल कौन कौन से हैं? कस्टमर का टेबल है, ये मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर का टेबल है, उसमें ये बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, लाइक कस्टमर ID, फादर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर। देन यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स डिटेल का फोल्डर है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, सेल्स पर्सन का। एक डेटाबेस के अंदर ये 5 टेबल इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देन क्यूरीज, डेटा के ऊपर क्यूरीज कोई भी अप्लाई किए हैं, ये हमारा बात का टॉपिक है, क्यूरीज कैसे लगानी है। तो ये भी हैं। फॉर्म्स कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इन्होंने जो क्रिएट किए हैं वो भी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लेफ्ट पे अवेलेबल हैं। देन रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जो हम कोई भी बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे इस डेटाबेस का पार्ट है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है कि हमने मैं आपको अगर एक वो बैंक वाली एग्जांपल दे रहा था उसी को हम अगेन डिस्कस करें कि एक सिस्टम को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एंटिटीज होनी चाहिए। तो एंटिटीज को हमने रिप्रेजेंट किया कस्टमर की फॉर्म में, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स और सेल पर्सन। ये बेसिकली एक सेल परचेज सिस्टम की एग्जांपल है जो इस असाइनमेंट के अंदर है कि सेल परचेज कैसे कर सकते हैं। तो कस्टमर डेफिनेटली ये कौन स्टूडेंट है? अच्छा, आप जिसकी कोई ये डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ आ रही है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। CR शफीक सुन रहे हैं आप? जी सर सुन रहा हूँ। तो ये कौन बच्चे हैं जो डिस्टर्ब दरम्यान में कर रहे हैं? पता नहीं सर जी, काफी ज्यादा अनम्यूट थे तो पता ही नहीं चला। पहले मैंने रिमूव किए हैं 2 बच्चे, तो अब कोई ऑनवर्ड मुझे अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, लाइक इस सेशन से मैं उसको आउट कर रहा हूँ। जी ठीक। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एंटिटीज, ये उसी प्रीवियस एग्जांपल को मैं प्रैक्टिकली आपको शो करवा रहा हूँ कि हमने रिप्रेजेंट किया एंटिटीज को। एंटिटीज के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर डेटा हमने फीड कर दिया है। अब सेकंड स्टेप था हमने इन चीज़ों को आपस में रिलेट कैसे करना है, इन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप हमने कैसे लगाना है। तो ये डेटाबेस टूल का हमारे पास एक टैब है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको रिलेशनशिप का एक आइकन नज़र आएगा।
चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप हमने कैसे लगाना है। लाइक इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये एक रिलेशनशिप का डायग्राम शो होगा जो आपको शो करवा रहा है कि कौन सी एंटिटी का किस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या है। तो आप देख सकते हैं कस्टमर जो है वो लिंक है ऑर्डर के साथ। कस्टमर ऑर्डर के साथ कैसे लिंक है, क्योंकि डेफिनेटली कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा। तो हम कहते हैं कि एक कस्टमर, यहाँ पे जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, एक कस्टमर मैनी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये आपको जो डायग्राम में शो हो रहा है होता भी ऐसे ही है कि अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। रूटीन में ऐसा होता है कि हम ऑर्डर्स जब प्लेस करते हैं हम बाउंड नहीं होते हैं, हम एक चीज लेते हैं हम दोबारा भी आके कोई चीज ले सकते हैं। तो दैट मींस अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स एट द सेम टाइम। तो ये हमारे पास एक देखो कस्टमर आईडी, यहाँ पे एक कस्टमर के टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की है, इसके ऊपर की लगी हुई है। तो इसको अगर हमने ऑर्डर्स के टेबल के साथ लिंक करवाना है तो देयर मस्ट बी अ सेम एट्रीब्यूट विद सेम नेम। लेकिन इस ऑर्डर के टेबल के अंदर एक मिस्टेक है। कोई ये मुझे बताएगा इसमें क्या एरर है, ऑर्डर्स के टेबल में क्या इशू आ रहा है? हाँ जी, एनीवन? सर थर्ड ऑप्शन में ऑर्डर रेट में आईडी नहीं है। नहीं, ये इशू नहीं है। अब मैंने आपको बोला है कि दो टेबल्स जिनको आपस में आपने लिंक करवाना है उनका नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो इसने कस्टमर आईडी CUST ID लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कस्टमर आईडी। ठीक है, हमारा लिंक जो है वो इस टेबल के अंदर कस्टमर आईडी का कस्टमर आईडी के साथ है। ये दो आप चीजें देख सकते हो, कस्टमर आईडी लिंक है कस्टमर आईडी के साथ, लेकिन यहाँ पे इसने कस्टमर आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा उसने लिखा हुआ है कस्टमर आईडी। तो ये एक एरर है, समटाइम ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें कि जब आपने दो चीज़ों को आपस में लिंक करना है तो उनके दरमियान एट्रीब्यूट का नेम सेम होना चाहिए। तो ये एरर है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे भी CUST ID ही हो। अब यहाँ पे मैनी का सिंबल क्यों आ रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है इसके ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी हुई है। तो प्राइमरी की अगर नहीं लगी हुई है तो दैट मीन्स कि हम ये चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। हम कस्टमर आईडीज यहाँ पे ऑर्डर के जो टेबल के अंदर है कस्टमर आईडीज को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर्स रिपीट कर सकता है। तो दैट इज व्हाई अ कस्टमर इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक कस्टमर का एट अ टाइम मैनी ऑर्डर्स के साथ लिंक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सेल पर्सन जो है उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। एक सेल पर्सन यहाँ पे अगेन ऑर्डर के साथ भी अटैच है, क्योंकि सेल पर्सन ऑर्डर को डील कर रहा है। तो आप देखें सेल पर्सन इज वन सेल पर्सन इज अटैच्ड विद मैनी ऑर्डर्स, तो ये मैनी का सिंबल है। इसी तरह एक प्रोडक्ट बहुत से ऑर्डर्स डिटेल के अंदर हो सकती है, प्रोडक्ट आईडी कोई भी होगी। अ प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड इन मैनी ऑर्डर्स, तो ये भी हमारे पास है। देन एक ऑर्डर के अंदर बहुत सी डिटेल्स हो सकती हैं। एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सी डिटेल्स हो सकती हैं। तो दैट इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम जो चीज़ों के दरमियान लगाते हैं। अब ये लगाना कैसे है, ये एक लगा हुआ है रिलेशनशिप, इसको मैं ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको डिलीट करेंगे। वो कहेगा आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द रिलेशनशिप, यस। लेकिन ये कुछ टेबल्स हमारे पास जो ओपन है, प्रीवियसली ओपन होने की वजह से ये हमें डिलीट नहीं करने दे रहा है। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो कहता है डेटा इन यूज है। इसको राइट क्लिक करें, क्लोज, इसको तमाम टेबल्स को वन बाय वन हम राइट क्लिक करेंगे और क्लोज। तो अब मैं किसी भी एक रिलेशनशिप की ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, यस। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप जो था दैट इज एंडेड। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ रिलेशनशिप? सिंपली आपने कस्टमर आईडी के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक एंड ड्रैग दिस कस्टमर आईडी ऑन द कस्टमर आईडी इन ऑर्डर टेबल। तो इसको मैंने जब छोड़ा है तो ये रिलेशनशिप का हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसके अंदर हम यहाँ कुछ ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है?
रेफरेंस, लाइक अगर एक चीज कस्टमर आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पेरेंट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही वो चाइल्ड के अंदर आ सकता है। लाइक मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 अगर यहाँ पे है तो ही आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या मैं कहता हूँ रोल नंबर 125 अगर वो इस कस्टमर के टेबल के अंदर है तो ही वो ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक आपके पास रोल नंबर है लाइक 15, वो कस्टमर के अंदर तो है ही नहीं, लेकिन आप उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हो, वो नहीं होगा। फौरन से आपको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का एरर मिलेगा कि 15 नंबर का टेबल तो कस्टमर 15 रोल नंबर का तो यूजर आपके कस्टमर्स के अंदर है ही नहीं, तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। तो दिस इज कॉल्ड एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसको मैंने क्लिक कर दिया। देन कैस्केड अपडेट रिलेशनशिप, कैस्केड डिलीट, ये वो ऑप्शंस हैं जो हमने पढ़ा था कि एक जगह से हम किसी चीज़ को अपडेट करेंगे तो वो तमाम जगहों पे अपडेट हो जाएगा। अब कस्टमर आईडी यहाँ पे कोई भी आपका कस्टमर नंबर लाइक रोल नंबर 1 है, उसका मैं कोई नेम चेंज करता हूँ, मैं उसका नेम अली रज़ा लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर्स में भी उसका नेम अली रज़ा हो जाएगा, उसकी ऑर्डर डिटेल के टेबल में भी एंट्री अपडेट हो जाएगी। दैट इज कैस्केड अपडेट। देन डिलीट, अगर मैं पेरेंट टेबल से एक रोल नंबर को डिलीट कर देता हूँ तो वो जहाँ जहाँ पे भी कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट विल बी डिलीटेड। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने चेक किए हैं। इसको मैं क्रिएट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ रिलेशनशिप आप देखो 1 to many भी वो मुझे शो कर रहा है। 1 to many क्यों है कि ये कस्टमर आईडी यहाँ पे तो रिपीट ही नहीं होगा। लाइक ये कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ये रिपीट ही नहीं होगा तो सिंगल होगा, सिंगल मीन 1। और यहाँ पे क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है मीन्स कि ये रिपीट हो सकता है, तो दिस इज वाई दिस इज मैनी 1 to many। लेकिन अगर यहाँ ये भी प्राइमरी की होता और आप इस प्राइमरी की को प्राइमरी की के साथ अटैच करते, कस्टमर आईडी अगर प्राइमरी की होता तो ये रिलेशनशिप बनना था 1 to 1 का। तो ये हमारे पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो दैट इज 1 to many रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने यहाँ बना दिया है अदर टेबल के साथ, ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी के साथ। तो ऐसे हमने ये एक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारा ये रिलेशनशिप बन जाएगा। चीज़ें जब हम यूज़ करेंगे फॉर्म्स या रिपोर्ट्स के अंदर तो इन्हीं रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हमारा डेटा जो है वो रिट्रीव होता है। तो वापस हम अगर अपनी मेन स्लाइड पे जाएं तो क्या चीज़ें थी ये अब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको सीन क्या हमने किया काम? यस सर। ठीक है, तो ये फिजिकल हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं डेटाबेस को। हमने एंटिटीज़ पहले बनाई है, एंटिटीज़ का हमने आपस में रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप बनाने के बाद हमने उनको मर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया है। और नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या है, मैंने बोला कि हमारे पास एरर्स हमेशा आते हैं। अभी भी जो मैंने एग्जांपल खोली थी उसमें भी कुछ एरर्स थे, तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना, रिमूव करना अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है। तो लास्ट में हम ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हैं ये हम परफॉर्म करते हैं। ये बेसिक हम जो ऑलरेडी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन लाइक ये हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है डेटा को फिजिकल मीडियम के ऊपर स्टोर करना, उसका वॉल्यूम एनालिसिस करना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी क्या होती है कि डेटा या तो आपका सेंट्रली स्टोर होगा एक ही जगह के ऊपर, पार्टीशन होता है डेटा आपका एक, या मल्टीपल जगहों पे आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। रेप्लिका क्या होता है कि आप डेटा की कॉपी कहीं और भी रख सकते हो। हाइब्रिड होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हो डेटा स्टोर करवाने के लिए। देन फाइलिंग का हमारे पास ये टॉपिक है कि कैसे डेटा को स्टोर करना है हार्ड डिस्क के ऊपर, स्टोरेज मीडियम के ऊपर, तो उसके लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सेकेंड स्टोरेज की यूज़ होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो दीज आर द थिंग्स लाइक रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। वी आर नॉट डीलिंग विद दीज। हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है जो हम विषय एक्टिविटी परफॉर्म करके आए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। तो ये डेटा को एक्चुअल में फिजिकल मीडियम पर स्टोर करना, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेटा को दो तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था आईसीटी के सब्जेक्ट में मेरे ख्याल सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड फाइलिंग का। सिक्वेंशियली आपका अगर आपने टेप्स के ऊपर डेटा को स्टोर करना, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंशियल मैनर। एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो आजकल हम फिजिकल मीडियम यूज़ कर रहे हैं लाइक हार्ड डिस्क है या हमारा कोई भी
USB है that uses direct access medium, then indexing होती है, numbering होती है, किसी भी हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा को कैसे स्टोर करना है, ये तमाम जो है एक्टिविटीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो दिस इज एंड ऑफ सेकंड चैप्टर। अब हम ऑनवर्ड जो स्टार्ट करेंगे दैट इज थर्ड चैप्टर, और उसमें मोस्टली चीज़ें हम फिजिकल लाइक एक प्रैक्टिकल टाइप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे मोस्टली, और फिर ऑनवर्ड हमारा काम सारा जो है वो प्रैक्टिकल होता जाएगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर जो है ये एक एनवायरनमेंट हमने जो क्रिएट किया कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, लिंक कैसे करवाना है, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, कोशिश करें तो आप प्रॉपर स्टडी करें। ठीक है जी, तो इसमें कोई क्वेश्चन आपका इस सेशन में? नो सर सर। जिस तरह टेबल में हमारे एंटिटी में वो था, एट्रीब्यूट में एरर था, उसको हम दूर कैसे करेंगे? दूर ऐसे करेंगे जब हम बना रहे होते हैं। ये तो मैंने आपको स्टूडेंट्स की असाइनमेंट शो करवाई है, कोई भी रैंडम एक असाइनमेंट ओपन करके। तो जब हम बना रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें पता होता है कि वो कौन सा एट्रीब्यूट हमने लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। तो एरर तो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन रन टाइम पे वो चेक हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ओके सर। तो अभी हम नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें ही हमने डिस्कस करनी है कि कीज़ कौन सी होती हैं, एट्रीब्यूट्स की टाइप क्या हैं, या कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। तो ये ऐसे ऐसे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस हैं उसमें ये सारी प्रैक्टिकल आपको शो भी करवाऊँगा चीज़ें, तो कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट मिनट हमारे सेशन का 40 मिनट का हमारा ये सेशन चल सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो लास्ट मिनट है, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, नो क्वेश्चन आई थिंक। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।